Good morning, all of you. आर्ट एंड कल्चर भारतीय संस्कृति और कला से आपको रूबरू कराता है। इसी क्रम में आपने अलग अलग प्रदेशों की जानकारी प्राप्त की और शेयर करते रहे। अभी कुछ समय पहले आपके बीच में आदित्य सर आए थे और आदित्य सर जानते हैं किस स्टेट से बिलोंग करते थे? बताइए, कहां से? तो मैं आज आपको बिहार राज्य की सैर कराऊंगा। आदित्य सर का स्टेट। आदित्य सर आपसे बहुत लगाव रखते हैं और वहीं लेकर आपको चलते हैं। बहुत पुराने समय से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हम उस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले समय से आपको रूबरू कराएंगे। समय 5वीं शताब्दी। इस संसार के बहुत से ऐसे देश थे जिनको शिक्षा के बारे में अच्छी प्रकार से तब शायद उतना नहीं मालूम था जितना हमारे देश को मालूम था। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था। हमारे देश में बहुत से महान लोग हुए जिन्होंने भारत को अपने ही देश में नहीं, अलग अलग देशों में भी रिप्रेजेंट किया। प्राचीन काल में जब कहीं विद्यालय हुआ करते होंगे, लेकिन हमारे यहां एक ऐसा विद्यालय था, महाविद्यालय, जो पूर्ण रूप से आवासीय महाविद्यालय था। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। छात्र रुकते थे, पढ़ते थे और जब उनकी शिक्षा पूरी होती थी तब वे अपने उस ज्ञान रूपी प्रकाश को संसार के अनेक देशों में फैलाने का कार्य करते थे। उसका नाम है नालंदा महाविहार, या आप उसे कह सकते हैं नालंदा महाविद्यालय। यह विश्व का सबसे पहला आवासीय महाविद्यालय था। विश्व में कहीं भी आवासीय महाविद्यालय तब नहीं हुआ करते थे। आपको बता दें, जो नालंदा महाविद्यालय है, यह बिहार की राजधानी पटना से दक्षिण पूर्व में 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप राजगीर से इसकी दूरी मापते हैं तो वहां से मात्र 12 किलोमीटर। अगर किसी को जाना है तो टहलिएगा, देखिएगा जरूर, आज भी उसके अवशेष हैं। इसका निर्माण कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में शुरू कराया था। पूरा हुआ 470 ईस्वी में। संस्कृति कौन सी थी, किस धर्म से संबंध रखता था? तो वो थी बौद्ध संस्कृति, बौद्ध धर्म से संबंधित महाविद्यालय। बहुत छोटा नहीं, अपना जो बीपीएस है वो भी आपको लगता होगा कि इसमें बहुत सारी जगह है, और वो महाविद्यालय 12 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें से कोई बता सकता है कि हेक्टेयर कितना बड़ा क्षेत्रफल होता है? कितने बीघे? 12.5 बीघे। अगर इसको हम एकड़ में कहें तो 30 एकड़ अर्थात 150 बीघे। आप समझ सकते हैं कि 150 बीघा कितना बड़ा क्षेत्रफल होता है। 150 बीघे में फैला हुआ यह महाविद्यालय अपने ज्ञान के लिए विदेशों में प्रसिद्ध था। सिर्फ भारत के ही छात्र यहां पर विद्या नहीं ग्रहण करते थे, विदेशों से छात्र आते थे और यहां पर विद्या प्राप्त करते थे। उन विदेशी छात्रों में जो देश थे वो देश प्रमुख थे कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत,
इंडोनेशिया, फारस, तुर्की आदि देशों से स्टूडेंट आते थे और यहां पर ज्ञान प्राप्त करते थे। इतना बड़ा महाविद्यालय, तो आप सोच रहे होंगे कि इतने दूर दूर देशों से अगर स्टूडेंट आते थे तो उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। संख्या बहुत ज्यादा थी, 10,000 से अधिक वहां पर छात्र अध्ययन करते थे। आप लोगों की संख्या भी 1,000 प्लस है, तो आपको इतने टीचर्स मिलकर के टीच कर रहे हैं, तो वहां पर सोचे कितने टीचर होंगे। जो लेख हैं उनके अनुसार वहां पर 2,000 से भी ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे, जो वही महाविद्यालय में रुकते थे और वहीं पर बच्चों को शिक्षित किया करते थे। यह महाविद्यालय इतना विशाल था कि इसमें 300 कमरे थे, 7 बड़े बड़े कक्ष मतलब हॉल हुआ करते थे, 8 विशाल भवन, 10 मंदिर और अनेक प्रार्थना कक्ष थे। साथ में टहलने के लिए, मन को शांति प्रदान करने के लिए गार्डन्स थे, झीलें थी और अध्ययन के लिए मठ बने थे। मठ के आंगन में कुआं होता था, जिससे छात्रों को कहीं बाहर पानी के लिए जाना ना पड़े। छात्र उसी मठ में रुकते थे और वहीं पर पढ़ते थे। उस प्राचीन काल में, आज आप तो एलईडी का प्रयोग कर लेते हो प्रकाश के लिए और पढ़ते हो, तब उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था थी, लेकिन उस प्रकाश की व्यवस्था के लिए दीपक होता था। क्या होता था? दीपक। इसमें से कुछ लोगों ने दीपक देखा होगा और कुछ ने शायद नहीं देखा होगा। लेटने के लिए पत्थर की चौकी होती थी, उसी पर लेटते थे और सोते थे। इतने बड़े महाविद्यालय की देखरेख कौन करता था? जैसे इस विद्यालय की देखरेख हमारे मैनेजर सर के द्वारा होती है और साथ में प्रिंसिपल सर के द्वारा, तो वहां पर भी उस महाविद्यालय की देखरेख प्रमुख आचार्य के द्वारा होती थी, जिनको आप आजकल कुलपति के नाम से भी जानते हो। जो महाविद्यालय होते हैं उनकी देखरेख किसके द्वारा होती है? कुलपति के द्वारा। तो आप सोचते होंगे जब महाविद्यालय इतना फेमस था तो वहां पर दूर दूर से स्टूडेंट आते होंगे, कहते होंगे हमको एडमिशन मिल जाए, हमको मिल जाए। तो बिल्कुल सही है, बहुत से स्टूडेंट आते थे एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया सरल नहीं थी, बहुत कठिन थी। जैसे अपने विद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, उसी प्रकार से वहां पर एक टेस्ट नहीं, वहां पर 3 टेस्ट देने होते थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो स्टूडेंट तीनों टेस्ट में सफल होता था उसे ही वहां पर प्रवेश दिया जाता था। शिक्षा किन किन सब्जेक्ट की मिलती होगी वहां पर? तो वहां पर शिक्षा मिलती थी वेद, वेदांग, धर्म से संबंधित, भाषा संबंधित, व्याकरण, चिकित्सा, योग आदि विषयों का ज्ञान वहां पर प्रदान किया जाता था। इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा महाविद्यालय, इतने स्टूडेंट, इतने वहां पर टीचर, तो वहां पर धन की आवश्यकता होगी? बिल्कुल होती होगी, नहीं होती होगी? जैसे आपसे यहां पर फीस ली जाती, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि वहां पर जो स्टूडेंट थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा थी। कैसी थी? निःशुल्क शिक्षा। तो वहां पर रहते थे, खाते होंगे। भवन जो बनता था उसके लिए भी कुछ धन की आवश्यकता होती होगी, कहां से आता होगा ये सब? तो इसके लिए अनेक राजा थे, वो विश्वविद्यालय को अपनी ओर से थोड़ी थोड़ी सहायता देते थे। प्लस कुमार गुप्त ने पहले से ही 200 गांव उस विद्यालय को दान में दे रखे थे और कहा था कि इन 200 गांवों से जो कुछ भी आपको मिले उसके द्वारा यहां पर जो बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था प्लस विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। आज आप लोग पढ़ते हो, बुक्स खरीद लेते हो, आपके आसपास बुक की दुकान होती है, वहां से आप बाय कर लेते हो, लेकिन वहां पर
ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहां पर बुक्स विद्यालय से ही मिलते थे और वह जो पुस्तकालय थे बहुत विशाल था, 9 मंजिला। कितनी मंजिल थी उसकी? 9। और 9 मंजिला में 3 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें? 3 लाख से भी अधिक। यह 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक थोड़ा कम फेमस हुआ, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद बहुत ज्यादा फेमस हुआ। धीरे धीरे संसार में इसकी ख्याति प्रसिद्ध हो गई। लेकिन जो कुछ भी बहुत प्रसिद्ध होता है, लोगों की आंखें भी उस पर टिकना प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ लोग अच्छाई के लिए आंखें टिकाते हैं तो कुछ लोग उसका बुरा चाहने लगते हैं। ऐसा ही इस महाविद्यालय के बारे में भी था। अनेक राजा हुए जो इसको संरक्षण प्रदान करते थे, देखरेख करते थे। जैसे आपके पास में कन्नौज के हर्षवर्धन, उन्होंने भी इसकी बहुत ज्यादा मरम्मत भी कराई और निर्माण कार्य भी कराया। लेकिन 1199 में एक शासक आया, क्रूर शासक। उसका नाम है बख्तियार खिलजी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसके बारे में। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर अटैक किया और इसे पूर्ण से नष्ट करके आग लगवा दी। विद्यालय खंडहर में बदल गया, सदा सदा के लिए विलीन हो गया। लेकिन कुछ अगर है तो उसको छुपाया नहीं जा सकता, कभी न कभी दिखाई जरूर देगा। बात है 1915 की। 1915 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आते हैं और खुदाई का कार्य प्रारंभ करते हैं। खुदाई में इन्होंने देखा कि यहां पर बहुत प्राचीन काल की कोई दीवार दिखाई दे रही है। तो वह दीवार थी जो बाउंड्री वॉल होती है, अपने विद्यालय बाउंड्री वॉल है, ऐसे वहां पर भी बाउंड्री वॉल थी। बाउंड्री वॉल उनको मिली, उसके बाद में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। बहुत विशाल वहां पर विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ। इस विश्वविद्यालय के खंडहर को यूनेस्को ने 15 जुलाई 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। किसमें शामिल किया? कब शामिल किया? 15 जुलाई 2016 में। और जो विश्व धरोहर समिति थी, ये चल रही थी तुर्की के इस्तांबुल में, और 40वीं बैठक थी। किस नंबर की बैठक? 40वीं। तो आपको विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिली। एक बार जो मेन पॉइंट है उनके बारे में हम आपको फिर से रिवाइज कराते हैं। इसकी स्थापना कुमार गुप्त द्वारा 450 ईस्वी में कराई गई। बौद्ध धर्म से संबंधित था। विदेशी छात्र आते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय प्रवेश परीक्षा होती थी। धन मिलता था गांवों के द्वारा, जो टैक्स होता था उसके द्वारा। पुस्तकालय 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था जो 3 भागों में विभाजित था, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर में। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसको खुदाई में प्राप्त किया गया और 15 जुलाई 2016 में विश्व विरासत सूची में इसे यूनेस्को ने शामिल कर दिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।